गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करतब आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि आज की क्लास की शुरुआत करती हुए एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू। वो आपका थॉट है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और जीवन में नई ऊंचाइयों को पाइए। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपका ब्लड सेल चल रहा था, इसमें हम एरिथ्रोसाइट आरबीसी बता चुकी थी, वे डब्ल्यूबीसी में ये चल रहा है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी में ये मोनोसाइट है। तो मोनोसाइट की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 2 to 10%। कितनी पाई जाती है? 2 to 10%। तो जो लार्जेस्ट ये मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, जो कि एक्टिव होती है और मोटाइल होती है। मोटाइल यानी मूव करती है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फैगोसाइटिक होता है। किस टाइप का होता है? फैगोसाइटिक होता है। और फैगोसाइटिक मीन्स होता है जो बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ये क्या करती है? इनगल्फ कर लेती है, खा जाती है और किल करके उसको शरीर से बाहर भगा देती है। तो जो मोनोसाइट है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 2 to 10% होती है। और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है और ये मोटाइल एक्टिव होती है। और ये किस नेचर की होती है? फैगोसाइटिक नेचर की होती है। नेक्स्ट देखिए, सम माइग्रेट इनटू द टिश्यूज वेयर they develop into the macrophages and clean up dead cells by phagocytosis। इसका मतलब ये है, जो कुछ मोनोसाइट होती है वो टिश्यू में होती है, जहां पर ये डेवलप होती है। कहां से? मैक्रोफेज से। और मैक्रोफेज क्या होता है? ये भी आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। और ये क्लीन अप करती है किसको? जो आपकी डेड सेल्स होती है, मरी हुई सेल्स होती है, उनको किसकी कौन सी प्रोसेस से? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से क्लीन अप करती है डेड सेल को? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करती है? उनको क्लीन अप कर देती है, यानी भगा देती है। राइज इन नंबर सीन इन क्रोनिक इन्फेक्शन। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट जब बढ़ती है ब्लड सेल्स में तो किस कारण बढ़ती है? जब आपकी बॉडी लंबे समय से क्रोनिक इन्फेक्शन से सफर कर रही होती है, तब जाके मोनोसाइट की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी हो जाती है? राइज इन नंबर। इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जब व्यक्ति क्रोनिक इन्फेक्शन से सफर कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 12 to 20 माइक्रोमिलीमीटर। कितना होता है? 12 to 20 माइक्रोमिलीमीटर होता है। और ये टोटल डब्ल्यूबीसी ही 3 to 8% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? जितना आपका टोटल डब्ल्यूबीसी होता है, उस डब्ल्यूबीसी में जो मोनोसाइट की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 3 से लेकर 8% तक होती है। कितनी होती है? 3 से लेकर 8% तक। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज हॉर्सशू शेप्ड किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ये जो मोनोसाइट है ये किडनी शेप और हॉर्सशू मतलब जो घोड़े का जो पैर होता है उस शेप की होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी और हॉर्सशू शेप्ड होता है। कैसा होता है? हॉर्सशू शेप्ड, यानी किडनी इस तरीके की होती है। तो इसका जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है इस शेप का होता है। इट्स मेन फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस एंड हेल्प इन वुंड हीलिंग। इसका जो मोनोसाइट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, तो उनको ये क्या कर लेती है? इनगल्फ कर लेती है और अपनी बॉडी से क्या कर देती है? बाहर किल करके बाहर भगा देती है। और हेल्प करती है किसमें? वुंड हीलिंग में। यानी आपके जो आपको इंजरी हो जाती है तो घाव बनता है, घाव को हील यानी उसको भरना, यानी ठीक करने में भी क्या करती है? मोनोसाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Macrophages in different parts of the body are given different names as follows।
जो मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो जो फर्स्ट नेम है जो पाया जाता है, तो जो कफलर सेल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लीवर में। और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहाँ पाई जाती है? आपकी बोन्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बोन्स में पाई जाती है। जो माइक्रोग्लियल सेल है वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। और जो मेसेंग्लियल सेल है वो कहाँ पाई जाती है? आपके टिश्यू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपके टिश्यूज में मेसेंजियल सेल्स पाई जाती है। हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को बाइंड करके रखते हैं, वो कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हिस्टोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। जो हेसेस, कार्पस, कार्पस्कल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपकी थाइमस में पाई जाती हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थाइमस में पाए जाते हैं। और जो साइनोसाइडल सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? आपकी स्प्लीन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्प्लीन में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब जो आरबीसी का फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। पोइसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। इरेथ्रो मीन्स हो गया आपका आरबीसी एंड पोइसिस मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट। ये वो प्रोसेस है, कौन? इरेथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है किसका? इरेथ्रोसाइट का। किसका होता है? इरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। और पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन एंड इरिथ्रो मीन्स होता है आरबीसी। तो आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन आर स्टिमुलेट बाय इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। जो इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? जो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी से। इसको किडनी सीक्रेट करती है। किसको? इरिथ्रोपोइटिन को। कौन सीक्रेट करता है? किडनी सीक्रेट करती है, जो कि इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए जब कभी व्यक्ति किडनी डिसीज से सफर कर रहा होता है तो उसको डेफिनेटली वो पेशेंट क्या होता है? एनीमिया से सफर करने लगता है। किससे सफर करने लगता है? एनीमिया। और एनीमिया क्या होता है? डिफिशियंसी इन ब्लड। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? एनीमिया कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट जो प्रोडक्शन और स्टिमुलेट बाय किसके द्वारा? इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है जो कि किडनी सीक्रेट करती है। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करती है? आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, बढ़ा देती है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन रिक्वायर फॉर आरबीसी सिंथेसिस। जो आपका अब इरिथ्रोसाइट बनने में कौन कौन से विटामिन और फॉलिक एसिड होते हैं? तो देखिए, विटामिन B12 और जो फॉलिक एसिड होता है और आयरन, आयरन होता है ये आरबीसी के सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कि उसकी आरबीसी या ब्लड की कमी उसमें ना होने पाए, तो क्योंकि आपका विटामिन B12 जो फॉलिक एसिड क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इरिथ्रोसाइट जो है कैसे बनता है? इन फीटस में, चाइल्ड में और एडल्ट में। तो फीटस में देखिए, सबसे पहले फीटस में बनता है आपका योग सैक में। कहाँ बनता है? योग सैक में बनता है। योग सैक क्या है? एक सैक नुमा एक स्ट्रक्चर है जहां पर आपका फीटस क्या करता है? ग्रो करता है। वहीं से उस फीटस को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वहीं पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है फर्स्टली। देन फिर होता है लीवर में, फिर स्प्लीन में एंड देन बोन मैरो में। तो इधर भी लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में भी क्या होता है? फीटस
क्या होता है, इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन होता है। फिर देखिए बच्चों में, ये आपका फीटस हो गया। बच्चों में कैसे होता है, तो देखिए बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, सभी बोन्स की बोन मैरो में क्या होता है, इन चिल्ड्रन, बच्चों में सभी बोन्स के जो बोन मैरो होता है वहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट जो है, एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो ऑफ डिफरेंट बोन्स। तो देखिए स्टर्नम, सामने जो फ्रंट की बोन है यहां पर क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन। आपकी रिप्स हो गई, आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया, पेक्टोरल गर्डल मतलब ये आपका पेल्विस हो गया, नीचे का भाग हो गया आपका अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो अपर एंड है ये आपकी ह्यूमरस बोन हो गई। जो इसका अपर एंड है यहीं पर आपकी क्या पाई जाती है, अपर एंड में आपकी, सपोज दैट ये आपकी बोन है, ऊपर का जो भाग है ये, यहां पर होता है आपका रेड बोन मैरो। क्या होता है, रेड बोन मैरो। यहीं पर क्या होता है आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, जो आपकी थाई बोन है वो क्या है, फीमर। तो यहां पर क्या होता है, एडल्ट, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो एडल्ट में आपका स्टर्नम हो गया, आपकी रिप्स हो गई, आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया, आपका पेल्विस हो गया, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस हो गया, और आपकी थाई बोन हो गई जो कि फीमर कहलाती है। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस जो आपकी आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो इरेथ्रोपोइसिस कहलाता है। तो देखिए अब कुछ स्टेजेस है इसके फॉर्मेशन की। तो देखिए इरेथ्रो मीन्स, पहले भी बता चुकी, आरबीसी, और पोइसिस में फॉर्मेशन। तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसमें कितना टाइम लगता है, 7 to 9 डेज। कितने दिन में फॉर्मेशन होता है इसका, 7 to 9 डेज। और इसका लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज। लाइफ स्पेन कितना है आरबीसी का, 120 डेज। ये 120 डेज तक ही लाइव रहती है, उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है और न्यू आरबीसी फॉर्म होती है। तो जो फर्स्ट आपकी प्रोसेस है उसको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं, पीयूएससी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्लूरोपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल। अब आपकी बोन मैरो में स्टेम सेल्स ही पाई जाती है जो कि आपके आरबीसी फॉर्मेशन में क्या करती है, सभी प्रकार की सेल्स को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हीमो होना था। हीमो मीन्स होता है ब्लड आपका, साइटो मीन्स होता है सेल, और ब्लास्ट मीन्स होता है मैचुरेशन, यानी आपकी जब सेल बन जाती है। यहाँ से ब्लास्ट मतलब होता है जो मदर सेल होती है, मदर सेल, जैसे मदर बेबी को जन्म देती है, उसी प्रकार से जो ब्लास्ट जो आपका ये वर्ड है ये क्या है, मदर सेल कहलाता है। यहाँ से क्या होती है, सेल्स बनने की शुरुआत होती है। तो जो प्लूरीपोटेंट अनकम्प्लीटेड स्टेम सेल्स होती है, प्लूरी मतलब होता है बहुत ज्यादा या सभी प्रकार की। तो जो प्लूरीपोटेंट अनकम्प्लीटेड होती है, कम्प्लीटेड नहीं है, कोई इनका फिक्स नहीं है कि आरबीसी बनाएंगी, डब्ल्यूबीसी बनाएंगी या प्लेटलेट्स बनाएंगी, ये सभी प्रकार की सेल्स बना सकती हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब होता है सभी प्रकार की सेल्स बना सकती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, सभी प्रकार की सेल को ये क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट, सबसे पहले जो इरिथ्रोसाइट की जो पोइसिस की जो स्टेज है उसमें सबसे पहले आता है आपका हीमोसाइटोब्लास्ट, जिसको पीयूएससी भी कहते हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट बनेगा, फिर आपका बनेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आपका हीमोसाइटोब्लास्ट से क्या बना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बना। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट अर्ली प्रो हो गया, अर्ली हो गया और लेट हो गया। ये तीनों क्या है, नॉर्मोब्लास्ट है। ये क्या है आपका, नॉर्मोब्लास्ट है सेल। पहले हीमोसाइटोब्लास्ट बना जिसको कि प्लूरिपोटेंट अनकम्प्लीटेड सेल्स भी बोलते हैं, स्टेम सेल्स। फिर उसके बाद बनता है प्रो अर्ली या लेट नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद बनेगा आपका रेटिकुलोसाइट, फिर बनेगा सबसे एंड में आपका आरबीसी, और
यू नो वेरी वेल कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसलिए जब कभी भी आपकी आरबीसी कम हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से ग्रो करने लगती है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोसाइटोब्लास्ट से बना प्रो, प्रो से फिर अर्ली बना नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट बना, फिर एंड में बनता है आपका रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट से बन जाती है अपनी इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, जो आपका ये जो प्रोसेस है आपकी इरिथ्रोपोइसिस की, इसमें कुछ चेंजमेंट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है इसमें जो पहले सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस बड़ा होता है, और जब तक आरबीसी बन नहीं जाती तब तक वो न्यूक्लियस धीरे 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 छोटा होता जाता है, और जब आरबीसी फॉर्म हो जाती है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या चेंजमेंट आएंगे इस प्रोसेस के दौरान। सेल साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल साइज डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस बड़ा रहेगा, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, पहले न्यूक्लियस बड़ा रहेगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की साइज छोटे होते होते लास्ट में जब आरबीसी फॉर्म हो जाती है तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो सेल साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियस साइज डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। फिर देखिए न्यूक्लियाई भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियाई डिसअपियर होने के बाद आपका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियस पहले बड़ा था, अब जब न्यूक्लियस छोटा होगा, ये न्यूक्लियस जब छोटा होगा तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्या, जब न्यूक्लियस छोटा होगा तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इरिथ्रोसाइज की, इरिथ्रोपोइसिस की जो आपकी स्टेजेस हैं उसमें सबसे पहले सेल साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियस साइज डिक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियाई जो होंगे वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पर फिर हीमोग्लोबिन एपियर हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, तो वो देखिए इसके बनाने में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट देखिए हार्मोन, हार्मोनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, डाइटरी फैक्टर एंड अदर्स फैक्टर। तो सबसे पहले देखेंगे हार्मोनल फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट हार्मोन जो है आपका इरिथ्रोपोइटिन। फर्स्ट हार्मोन क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। किडनी ज्यादा अगर इरिथ्रोपोइटिन बनाती है तो आरबीसी कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज हो रहा है तो आरबीसी कैसे होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए एंड्रोजन हार्मोन जो कि क्या है, मेल हार्मोन है। क्या, कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है एंड्रोजन। अब चूंकि मेल हार्मोन अगर ज्यादा है तो आपके आरबीसी ज्यादा फॉर्म होंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, इरिथ्रोपोइसिस की, इसमें आरबीसी बनाने में ये हेल्प करता है। तो एंड्रोजन चूंकि मेल हार्मोन है इसीलिए फीमेल की अपेक्षा मेल में आरबीसी या ब्लड की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि एंड्रोजन यहाँ इंक्रीज होगा और एंड्रोजन क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब एस्ट्रोजन, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। तो फीमेल हार्मोन अगर डिक्रीज होगा तो आरबीसी क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली कम हो जाएंगे। इसलिए फीमेल में क्या होता है,
आरबीसी या ब्लड जो है उसकी क्वांटिटी कम पाई जाती है। और मैं एक रीजन आरबीसी कम होने का ये भी कारण है ब्लड कम होने का कि उनकी मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके कारण भी उनको ब्लड की कमी होती है। फिर देखिए थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो ग्रोथ हार्मोन है ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये आपके हार्मोनल फैक्टर हो गए। अब आते हैं आपके डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर में सबसे पहले है आपका आयरन है। अगर आयरन सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छा होगा। तो आयरन, अब देखिए आयरन की कमी से, अगर आयरन ब्लड में कम है तो आयरन की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हाइपो मीन्स कम, क्रोमिक मीन्स कलर, और माइक्रो मीन्स छोटा, और साइटिक मतलब सेल। तो आयरन की कमी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया से पर्सन सफर करने लगेगा। और दूसरा इसका डाइटरी फैक्टर में दूसरा क्या है, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12। जैसे कि मैंने पहले भी बताया फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 यूरेथ्रोसाइट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फॉलिक एसिड और यानी विटामिन बी 12 की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इधर इधर देखिए एक चीज और, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब छोटा और सेल साइटिक मतलब सेल। तो यहाँ पर सेल जो क्या हो जाएंगी, ये छोटी हो जाएंगी। सेल कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड में सेल साइज कैसी हो जाएगी, मेगेलोब्लास्टिक, सेल साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सेल साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसको बोलेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होगा वो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा। और जो आयरन की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होगा वो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कह जाएगा। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मीन्स कलर, और माइक्रो मीन्स छोटा, और साइटिक मीन्स सेल। इसमें सेल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में सेल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के इलियम में होता है। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए सॉरी विटामिन बी 12 नहीं, विटामिन सी का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन की इलियम में होता है। इसलिए हमको साइट्रस फूड वाले, साइट्रस टेस्ट वाले वो लेने चाहिए, जैसे कि ऑरेंज यानी खट्टे फल लेने चाहिए। क्योंकि विटामिन सी भी क्या करता है, इरेथ्रोसाइट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कुछ प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और विटामिन बी 12 भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, निकोल और विटामिन सी। विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के इलियम में होता है। तो हमको इसीलिए जो साइट्रस फूड होते हैं उनको लेने चाहिए, जो खट्टे फल होते हैं उनको हमको जरूर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, अदर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके, इरेथ्रोसाइट बनाने में। तो हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सिया होता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, हाइपॉक्सिया कहलाती है। और हाइपॉक्सिया कहाँ होता है, जैसे ही भी आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं यानी माउंटेन वाले इलाके में जाते हो, जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो तो वहां पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए आपको देखना पहाड़ी वाले इलाके वाले लोगों का जो कलर होता है, उनकी चीक्स होते हैं हमेशा रेड मिलेंगे, आपको कलर फेयर मिलेगा। और रेड मिलता है वो किसके कारण, क्योंकि वो चूंकि पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, तो वहां पर क्या रहती है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहती है। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा किडनी इरेथ्रोपोइटिन ज्यादा सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ज्यादा सीक्रेट करेगा। और इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या करता है, वो या स्टिमुलेट करता है या हेल्प करता है। ठीक है, तो जो हाई एल्टीट्यूड में जाते ही वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और कमी जैसे ही ऑक्सीजन की होगी तो इरेथ्रो किडनी क्या करेगी, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को ज्यादा सीक्रेट करने लगेगी, जो कि आरबीसी बनाने में क्या करता है, हेल्प करेगा। तो आरबीसी बनाने में क्या करेगा, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा कि बनाइए और बनाइए सेल। तो आरबीसी वहां क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए हाई एल्टीट्यूड में आरबीसी की जो इंडिविजुअल है उसकी आरबीसी की क्वांटिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। तो आज के हमारे एमसीक्यू है, हु फर्स्ट
डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो देखिए, फर्स्ट जो रॉबर्ट हुक है, इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो ये आंसर नहीं है आपका। फिर देखिए, कार्ल लैंड स्कीनर, इन्होंने एबीओ सिस्टम दिया था, जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसको दिया था इन्होंने। तो ये भी आंसर नहीं है। और एबीओ सिस्टम इन्होंने सबसे पहले 1901 में दिया था। फिर उसके बाद इसको और जो ब्लड बनाए गए, ब्लड ग्रुप बनाए गए, वो कितने में बनाए गए? 1927 में बनाए गए। ठीक है ना? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या दिया था? एबीओ ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। अब कौन सा ऑप्शन बचा आपका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसको? ब्लड सर्कुलेट को डिस्कवर्ड किया था, विलियम हार्वे ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर्ड किया था? ब्लड सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की साइड। ट्रांसफ्यूज आरबीसी लाइफ स्पैन इन बिटवीन। जब किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसमें जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है? ये तो बिल्कुल आपका नॉर्मल उसका लाइफ स्पैन है, किसका? आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज। 90 डेज हो नहीं सकता, नॉन हो नहीं सकता। अब क्या बचा आपका? 50 टू 60 डेज। आपने सुना होगा, जो व्यक्ति, जो पर्सन या जो इंडिविजुअल ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से सफर करते हैं, वो हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप दिमाग लगाइए अपना, कितना? 50 टू 60 डेज है। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। तो 30 कितने हुए? 60, है ना? तो हर 2 महीने में जाएगा ब्लड चेंज कराने, जाएगा ना? तो क्या होगा? 120 डेज तो नॉर्मल लाइफ स्पेन हो गया आरबीसी का। 90 डेज नहीं हो सकता है। कितना होगा? 50 टू 60 डेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 टू 60 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की साइड। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कोगुलेशन फैक्टर। कौन सा विटामिन है जो कि कोगुलेशन फैक्टर में हेल्प करता है? तो विटामिन ए नहीं करता है, विटामिन बी भी नहीं करता, सी भी नहीं करता है। अब क्या बचा है? विटामिन के। आप विटामिन के बारे में न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। तो कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। कौन सा? कोगुलेशन में क्या हेल्प करता है? विटामिन के। ब्लड क्लॉट, कोगुलेशन मतलब क्या? ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा? विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की साइड। नेक्स्ट है अपना, दिस सेल वाई कॉनकेव डिस्क शेप एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अभी मैंने इसके पहले बताया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का शेप कैसा होता है? सॉरी, ये है बाई कॉनकेव शेप। कौन सा शेप है? बाई कॉनकेव शेप, क्योंकि ये अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है। कैसा होता है? हॉलो होता है। और डिस्क शेप भी हो सकता है। ये है आपका डिस्क शेप। डिस्क मतलब जैसे आपकी प्लेट कस्तरी होती है, उस टाइप का। तो क्या पूछ रहा है? बाई कॉनकेव डिस्क शेप। तो बाई कॉनकेव भी हो गया, डिस्क शेप भी हो गया। तो इसमें से नॉर्मल ब्लास्ट है नहीं है, बोथ ए और बी नहीं है, नन है नहीं है। क्या बचा आपका? आरबीसी। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। और बाई कॉनकेव भी होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं लास्ट एमसीक्यू अपना। प्लेटलेट्स आर स्टोर एट टेम्परेचर।
प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो 16 नहीं, आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या है? रूम टेम्परेचर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लेटलेट्स का जो स्टोर, कितने प्लेटलेट्स को कितने टेम्परेचर में स्टोर करते हैं? 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।